दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी भी समय से रहते शुरू कर दी है। बीजेपी सत्ता बचाने की तैयारी में जुटी है तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश कर रही है और इसी बीच हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ऐसा दांव चलने के संकेत दिए हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। चर्चा है कि 2022 की तरह सीमित दायरे में चुनाव लड़ने की बजाय इस बार एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगभग 200 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। और यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ा खतरा यही होगा कि इसका फायदा किसे होगा, इसका नुकसान किसे होगा। फायदा और नुकसान समझने से पहले 2022 के चुनाव को समझिए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने करीब 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, अवध और पूर्वांचल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर था। लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीद के बिल्कुल विपरीत रहे। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर लगभग 1% से भी कम रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी गई कि मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और उस चुनाव में मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा रणनीतिक मतदान करता हुआ दिखाई दिया। 2020 में जो बिहार में हुआ था वो 2022 में उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम नहीं कर पाई। अब फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि 2025 में जो बिहार में एआईएमआईएम ने किया है, क्या वो 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 की तस्वीर अलग हो सकती है। राजनीतिक संकेत बताते हैं कि एआईएमआईएम इस बार केवल चुनाव लड़ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी स्थायी राजनीतिक जमीन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी संगठन विस्तार पर जोर दे रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी का यह भी दावा है कि 1 करोड़ के करीब पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, संगठन में लोग जोड़े हैं। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बहराइच, बिजनौर, नजीबाबाद और अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में सभाएं कर रहे हैं। उनके भाषणों का जो मुख्य संदेश है वो यही रहता है कि मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर न रहें बल्कि राजनीतिक नेतृत्व भी हासिल करें। और ओवैसी लगातार ये सवाल उठाते हैं कि अगर मुसलमान किसी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट देते हैं तो उस पार्टी में उन्हें नेतृत्व की कितनी हिस्सेदारी मिलती है। यही संदेश मुस्लिम युवाओं के बीच उनकी राजनीति का आधार बन रहा है। और इसी बीच एक और चर्चा तेज हुई है इन दिनों। स्वामी प्रसाद मौर्य और एआईएमआईएम नेताओं के बीच हुई मुलाकातों को लेकर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, लेकिन इस तरह की मुलाकातों ने यह संदेश जरूर दिया है कि एआईएमआईएम अपने सामाजिक आधार को केवल मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहती। और इसमें एक नाम और जुड़ता है और वो नाम है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी को छोड़कर वो किसी भी दल से गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। दूसरी ओर एआईएमआईएम भी दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण की बात करती रही है। यदि भविष्य में किसी दल या दोनों दल किसी प्रकार का चुनावी तालमेल करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वांचल के कुछ सीटों पर मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प हो सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई गठबंधन घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, अब असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हो चुकी है, चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात इन दिनों तो हर दिन
संसद में हो ही रही है। तो यह संभावना जो बन रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि यदि AIMIM लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसका असर कहां दिखाई दे सकता है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद मंडल की कई सीटों पर मुस्लिम आबादी काफी प्रभावशाली है। यहां पर यदि AIMIM मजबूत स्थानीय उम्मीदवार उतारती है और उसे कुछ हजार अतिरिक्त वोट भी मिलते हैं तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। दूसरा जो मजबूत क्षेत्र है वो है रोहिलखंड। रोहिलखंड जहां पर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और आसपास के जिलों में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार मजबूत रहा है। यदि AIMIM अपनी पकड़ बनाती है और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती खड़ी करती है तो यहां भी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। तीसरा जो क्षेत्र है वो अवध और चौथा पूर्वांचल है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी मंडल की कुछ सीटों पर भी AIMIM संगठन मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि केवल मुस्लिम आबादी अधिक होना जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि 2022 का भी चुनाव AIMIM ने लड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा बहुस्तरीय सामाजिक समीकरणों पर आधारित होता है। उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय संगठन, गठबंधन और क्षेत्रीय मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या AIMIM वास्तव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो ये मानते हैं, उनमें से एक पक्ष ये भी मानता है कि यदि AIMIM कई सीटों पर 10 से 15 हजार वोट हासिल कर लेती है तो करीबी मुकाबलों में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर बहुत कम रहता है। पिछले बार के भी अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बेशक AIMIM को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 7 से 8 सीटें ऐसी थीं जहां AIMIM को इतने वोट मिले जितने के कम अंतर से समाजवादी पार्टी BJP से चुनाव हारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाला दूसरा पक्ष यह भी मानता है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता पिछले कुछ चुनावों में रणनीतिक मतदान करता है। यदि उसे लगे कि किसी सीट पर BJP और उसके विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला है तो फिर वो उसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है जिसे BJP को चुनौती देने वाला सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाएगा। यानी चुनाव के समय राजनीतिक माहौल बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन BJP क्या करेगी इन सब के पीछे? यदि विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है, AIMIM अलग लड़ती है, चंद्रशेखर अलग लड़ते हैं, अखिलेश यादव अलग लड़ते हैं, पल्लवी पटेल अलग लड़ती हैं, महान दल, पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल, सब लोग अलग अलग लड़ते हैं जो अपोजिशन के लोग हैं। तो यदि विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो उसका लाभ BJP को मिल सकता है, लेकिन यह लाभ हर सीट पर समान नहीं होगा। कई क्षेत्रों में BJP पहले से मजबूत है, जबकि कुछ सीटों पर विपक्ष का गठबंधन मजबूत स्थिति में है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ PDA के व्यापक सामाजिक गठबंधन को एकजुट बनाए रखे। अखिलेश यादव तो लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने PDA की नई व्याख्या बताई कि P को पंडित से भी जोड़ने की बात कही। इससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक आधार को और विस्तृत करना चाहती है। दूसरी ओर AIMIM मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और यही कारण है कि 2027 का चुनाव केवल BJP बनाम सपा का मुकाबला नहीं रहेगा, बल्कि मुस्लिम नेतृत्व, दलित राजनीति, छोटे दलों की भूमिका भी कई सीटों पर महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर AIMIM 200 सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ती है तो उसे मजबूत उम्मीदवार, बूथ स्तर का संगठन और स्थानीय नेतृत्व भी तैयार करना होगा। केवल रैलियों और भाषणों के सहारे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनावी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। यही अंत में कहा जा सकता है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कई नए राजनीतिक प्रयोगों का चुनाव बनने जा रहा है। BJP सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, समाजवादी पार्टी PDA फॉर्मूले के सहारे वापसी की कोशिश करेगी, BSP अपने पारंपरिक वोट बैंक को
फिर से संगठित करने का प्रयास करेगी, वहीं एआईएमआईएम अपने संगठन का विस्तार कर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा स्थान बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी चुनाव में जितना भी वक्त बाकी है उसमें सीटों का बंटवारा, संभावित गठबंधन, उम्मीदवारों का चयन और चुनावी मुद्दे आने वाले महीनों में अगर बदले तो इसलिए अभी कुछ भी कहना निश्चित फायदा होगा किसे, निश्चित नुकसान होगा किसे, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम अपनी संगठनात्मक तैयारी को मजबूत करती है और अधिक सीटों पर चुनावी मुकाबला खड़ा करती है तो कई क्षेत्रों में चुनावी समीकरण पहले की तुलना में अधिक जटिल और रोचक हो सकते हैं। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किस राजनीतिक रणनीति का सबसे ज्यादा उस पर भरोसा जताती है और क्या ओवैसी का नया दांव वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाता है या नहीं, या फिर हालात वही होंगे 2022 वाले।